हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की, जो कि आपकी एमपीपीएससी की यूनिट 6 में आपके सिलेबस में मेंशन है। इस एक्ट में हम सभी प्रोविजंस पढ़ेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में, कम्युनल अवार्ड के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। क्योंकि अगर आप सिर्फ यही दोनों एक्ट्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है करके चले जाएंगे तो आप सभी जो एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल एमपीपीएससी जो डिमांड करता है, थोड़े डेप्थ नॉलेज डिमांड करता है। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे और मिंटो जो थे वो उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे, इसलिए इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। इन्होंने क्या किया अब देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों, उन दोनों के साइज़ को बढ़ा दिया था। जो सेंट्रल थी उसमें 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया था, और प्रोविंशियल जो काउंसिल्स थी उनकी कोई यूनिफॉर्म सीट्स नहीं थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इन्होंने ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया, लेकिन इन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल थी वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ किया। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस भी थोड़े से बढ़ा दिए, जैसे कि वो लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडियंस रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बजट डिस्कस कर सकते हैं, इस टाइप के। और इन्होंने जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को जगह दी थी। वो फर्स्ट जो इंडियन था जिन्हें इन लोगों ने जगह दी थी वो थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। एज अ लॉ मेंबर इन्होंने ज्वाइन किया था। और इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, जिसमें इन्होंने मुस्लिम्स को जगह दी बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आप मुस्लिम को ही वोट कर सकते हैं, और अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे और कोई सी कम्युनिटी नहीं दे सकती। क्योंकि इन्होंने कम्युनल बेसिस पर रिजर्वेशन दिया, इसलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। इन्होंने ना कि सिर्फ मुस्लिम्स को दिया, बल्कि इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को और ज़मींदार्स को। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। इसे मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। अब इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, अंग्रेज़ इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने डायाची इंट्रोड्यूस की। डायाची का मतलब होता है डुअल गवर्नेंस। इन्होंने क्या किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड में जो डिसीजन लेते थे वो गवर्नर लेते थे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलके, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में गवर्नर और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो लोग डिसीजन लेते थे, और वो जो डिसीजंस थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इन्होंने कुछ प्रोविंसेस के ऊपर सेंट्रल कंट्रोल था उसे भी थोड़ा कम किया। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, दो हाउसेज में, अपर हाउस और लोअर हाउस में। और इन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कौन से एक्ट ने डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये आपको याद रखना है। और इसके और भी कुछ प्रोविजंस हैं जो हम अभी देखेंगे। जैसे 1909 में इन्होंने फर्स्ट इंडियन को जगह दी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। इसमें एक कदम आगे जाकर इन्होंने जो 6 मेंबर्स की काउंसिल थी उसमें 3 इंडियंस को जगह दे दी, लेकिन इन्होंने कमांडर इन चीफ की जगह खुद ने रखी थी अंग्रेज़ों ने, वो इंडियंस को नहीं दी थी। जैसे उन्होंने 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दिया था, उसी को एक्सटेंड करते हुए 1919 में उन्होंने सिख्स को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को, इन्हें भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइजी दी लोगों को, मतलब बहुत कम लोगों को वोट देने का राइट दिया। और उस टाइम पे ये किस बेसिस पे दिया था, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं। और इन्होंने एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया था इंडिया का, लंदन में बनाया था वो।
इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई 1926 में सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए। इन्होंने प्रोविंशियल बजट जो था उसे सेंट्रल बजट से अलग कर दिया और इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट काम कर रही है उसके काम करने के ऊपर 10 साल के बाद रिपोर्ट देगी। मतलब ये एक ऐसी कमीशन बनाना चाहते थे जो ये बताए कि 10 साल तक इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को दी कि नहीं दी। वैसे वो बननी थी 1929 को, लेकिन वही कमीशन 1927 में बन गई 2 साल पहले, और उसी कमीशन को कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये एक 7 मेंबर कमेटी थी, और जब साइमन कमीशन बनाई गई तो सभी इंडियंस ने इसका मिल करके यूनानिमसली विरोध किया, क्योंकि ये जो 7 मेंबर कमेटी थी इसमें सारे ही ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन को जगह नहीं दी गई थी कमीशन में। तो सभी लोग नाराज़ थे, इसीलिए इस कमीशन का बहुत ज़्यादा हर जगह बहिष्कार हुआ। जिस तरीके से लाला लाजपत राय भी इसका विरोध कर रहे थे और उन्हें छाती में लाठी लग गई थी जब लाठीचार्ज हुआ था, और इसी हादसे के चलते उनका बाद में देहांत भी हो गया था। लेकिन ये साइमन कमीशन फिर भी नहीं मानी और इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए? जो डायाची इंट्रोड्यूस किया था उसे ये एबॉलिश करने का इन्होंने सजेशन दिया। इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में भी बढ़ाने की बात करी, जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स हैं उन्हें कंटिन्यू करने की बात करी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करी। अब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इनकी रिपोर्ट, क्योंकि सब लोग विरोध कर रहे थे तो इनकी रिपोर्ट पे बात कैसे हो, सब मानेंगे कैसे, इसीलिए इस रिपोर्ट को मनवाने के लिए अंग्रेज़ों ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करी थी। और उसके बाद उन्होंने वाइट पेपर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थी ये सबमिट किया था जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को। और ये जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी थी इसके जो रिकमेंडेशंस थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जो इसके प्रपोजल्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कुछ लिए गए। फिर हुआ 1932 में जो ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की जिसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड। इन्होंने कहा कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी इस डिवाइड एंड रूल के सख्त खिलाफ थे, और वो उस टाइम पे पूना के यरवड़ा जेल में थे और वो फास्ट पर चले गए। फिर उनके फास्ट पर जाने के बाद सभी नेताओं ने आपस में डिस्कस किया, बहुत सारे नेताओं ने, कि ठीक है ये हम मान जाते हैं, हम ये चीज़ कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसी मानने वाली जो महात्मा गांधी जी ने जो बात करी थी उसे ही कहते हैं पूना पैक्ट। उसमें ये था कि कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये माने नहीं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आखिरकार उसे डाल ही दिया। बट अब देखते हैं अच्छे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कि क्या प्रोविजंस हैं इसके। सबसे पहले देखेंगे इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स हैं। इसमें स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, इन्होंने एक ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करी जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट काम करेंगे। इसमें रेसिड्यूरी पावर जो है वो वाइसरॉय को दिया। रेसिड्यूरी पावर क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। और इन्होंने डायाची को एबॉलिश कर दिया था प्रोविंसेस में, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी थी साथ में। मतलब जो डायाची जो था, जो डुअल गवर्नेंस, उसे हटा दिया गया था। लेकिन सेंटर में जो उन्होंने था वो डायाची को अडॉप्ट करके रखा, प्रोविंसेस से हटा दिया बट सेंटर में मेंटेन रखा। इन्होंने बाई कैमरलिज्म 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया, 11 में से 6 में अडॉप्ट किया। और वो कौन सी 6 हैं? बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, आसाम और यूपी। लेकिन और जो कम्युनल अवार्ड में उन्होंने पेशकश दी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वो इन्होंने यहाँ पर मानी। ऑफ स्टेट्स थी वो इन्होंने एबॉलिश कर दी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1958 में अडॉप्ट की थी। इन्होंने जो फ्रेंचाइज थी, मतलब और लोग वोट कर सकें, 10% लोगों तक एक्सटेंड कर दिया। पहले और कम लोग वोट करते थे बट अब 10% लोग वोट कर सकते हैं। इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की, मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है आज, वो इस एक्ट के द्वारा बना था। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल, फेडरल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी। मतलब प्रोविंशियल मीन्स जो प्रोविंसेस थे उनके लिए, फेडरल जो थे वो सेंट्रल लेवल के थे, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब उस टाइम पे 2 प्रोविंसेस को मिला करके जो एग्ज़ाम होगी उसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। इन्होंने फेडरल कोड
को सेटअप करने की बात करी थी, जो कि बाद में 1937 में हुआ। अब देखते हैं इन्होंने पावर्स किस तरीके से डिवाइड कर दिए थे। इन्होंने फेडरल लिस्ट बना दी थी, जिस पे सेंटर के पास पावर होगा वो रूल्स बनाएगी। प्रोविंशियल लिस्ट बना दी थी, जिसमें प्रोविंसेस के पास पावर होगा। कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें प्रोविंसेस और सेंटर दोनों के पास पावर हो सकता है और दोनों उस पर रूल बना सकते हैं। और इन तीनों लिस्ट में जो नहीं आता उसे रेसिडुअरी पावर बोलते हैं, जो कि उन्होंने वाइसरॉय को दे रखा था, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की,